रेगिस्तान और नदियां सुनने में बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे लगते हैं ना। जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? सूखे रेत के टीले, पानी की कमी, चिलचिलाती धूप। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। दरअसल राजस्थान में पानी के बहाव का एक इतना जटिल और शानदार तंत्र मौजूद है जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है, और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है वहां की महान अरावली पर्वतमाला। तो चलिए बिना किसी देरी के मरुस्थल और पानी के इस पेचीदा और दिलचस्प रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं। अब बचपन से हम किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और आखिर में किसी न किसी महासागर में जाकर मिल जाती हैं। सही कहा ना? लेकिन राजस्थान के आंकड़े आपको सच में चौंका देंगे। राज्य की कुल नदियों का 60% हिस्सा, जी हां 60%, कभी किसी समंदर का मुंह तक नहीं देखता। ये पानी जमीन के अंदर ही शुरू होता है और रेगिस्तान की रेत में ही कहीं गायब हो जाता है, जिसे हम आंतरिक प्रवाह कहते हैं। बाकी बची हुई नदियों में से 23% पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाती हैं और सिर्फ 17% पश्चिमी रास्ते से अरब सागर तक पहुंच पाती हैं। यही वो विशाल आंतरिक प्रवाह है जो राजस्थान के भूगोल को पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है। तो आज की इस चर्चा का रास्ता क्या रहेगा? बहुत सीधा सा है। इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, आंतरिक प्रवाह, यानी जमीन में ही विलुप्त हो जाने वाली नदियां। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाला पूर्वी प्रवाह। और अंत में अरब सागर की ओर बहने वाला पश्चिमी प्रवाह। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं, यानी हमारा पहला चरण, आंतरिक प्रवाह। एक ऐसा सिस्टम जहां नदियां समंदर से मिलने से पहले ही रेत में समा जाती हैं। इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं सबसे लंबी आंतरिक नदी घग्गर से। इसका सफर बड़ा ही दिलचस्प है। ये राजस्थान से नहीं बल्कि बहुत दूर हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से जन्म लेती है। वहां से पंजाब और हरियाणा पार करते हुए ये हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके से राजस्थान में एंट्री मारती है। आमतौर पर तो ये कुछ दूर जाकर रेत में ही सूख जाती है, लेकिन जब पीछे पहाड़ों पर जोरदार बारिश होती है ना, तो ये पूरे उफान पर आ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए सीधे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। और देखिए, घग्गर कोई आम नदी नहीं है। इसका अपना एक अलग ही स्वैग है, एक पूरी पर्सनालिटी है। इसके कई सारे उपनाम हैं। इसे प्राचीन और पवित्र सरस्वती नदी का बचा हुआ रूप माना जाता है, लेकिन आज के समय में इसका पेट अक्सर सूखा रहता है, इसलिए इसे मृत नदी या डेड रिवर भी कह देते हैं। और तो और कभी कभी ये अचानक से अपना रास्ता बदलकर बाढ़ ले आती है, बिल्कुल किसी नट की तरह, जो पल भर में अपना रूप बदल लेता है। इसीलिए इसे नट नदी और विनाशकारी बाढ़ की वजह से राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। घग्गर के अलावा 2 और नाम हैं जो इस आंतरिक प्रवाह में बहुत अहम हैं, कांतली और काकनी। अगर बात की जाए एक ऐसी नदी की जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर के अंदर ही बहती है, तो 100 किलोमीटर लंबी कांतली इस लिस्ट में टॉप पर आती है। ये सीकर से निकलकर झुंझुनू तक का सफर तय करती है। वहीं दूसरी तरफ काकनी है, जिसे लोग प्यार से मसूरदी भी कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक नदी है, जैसलमेर से निकलती है और सिर्फ 17 किलोमीटर बहने के बाद बुध झील में गिरकर खत्म हो जाती है ना कमाल की बात? चलिए अब अरावली पर्वतमाला को पार करते हैं और आते हैं अपने दूसरे चरण पर, पूर्वी प्रवाह। वो नदियां जो हजारों किलोमीटर दूर सीधा बंगाल की खाड़ी का रुख करती हैं। यहां 2 बड़े दिग्गजों के बीच की तुलना को समझना बहुत मजेदार है, चंबल और बनास। चंबल राजस्थान से गुजरने वाली कुल सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश से आती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें साल भर पानी रहता है, मतलब ये 12 मासी है। वहीं अगर बनास को देखें तो ये नदी पूरी तरह से राजस्थान के अंदर ही पैदा होती है और यही बहती है, और इसी वजह से पूरी तरह राज्य के भीतर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी बन जाती है। अब जरा चंबल के सफर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से इसकी शानदार शुरुआत होती है। फिर ये चौरासीगढ़ के पास राजस्थान में एंट्री लेती है। कोटा और बूंदी के इलाकों में गहरी गहरी घाटियां बनाते हुए आखिर में ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में जाकर विलीन हो जाती है। साल भर पानी से लबालब रहने के कारण इसे कामधेनु भी कहा जाता है, बिल्कुल एक वरदान की तरह। अच्छा, नदियों की बात हो और त्रिवेणी संगम का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। त्रिवेणी संगम वो पवित्र और जादुई पॉइंट होता है जहां 3 अलग अलग नदियां आकर एक साथ गले मिलती हैं। पूर्वी प्रवाह की नदियां और खासकर बनास नदी अपने रास्ते में ऐसे कई शानदार त्रिवेणी संगम बनाने के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। और जब बनास का नाम आ ही गया है तो इसका सफर भी देख लेते हैं।
राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से निकलकर मेवाड़ के सूखे मैदानों को हरा भरा करती हुई ये नदी आगे बढ़ती है। इसे वन की आशा यानी होप ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये नदी राजस्थान की सीमाओं को कभी पार नहीं करती और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट पर जाकर चंबल में मिल जाती है। और आपको बता दूं, रामेश्वरम घाट वो जगह है जहां एक बहुत ही भव्य त्रिवेणी संगम बनता है। अब हम मुड़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी चरण की तरफ, वो नदियां जिनका टारगेट है पश्चिम में बहते हुए अरब सागर तक पहुंचना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पर बहुत ही रहस्यमयी सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी अपने रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच अपना स्वाद पूरी तरह से बदल ले? मतलब एकदम मीठे से भयंकर खारा? सुनने में किसी जादू टोने जैसा लगता है ना, लेकिन भूगोल में हर जादू के पीछे एक पक्का वैज्ञानिक कारण होता है। और इस पहेली का जवाब है लूणी नदी। अजमेर के नाग पहाड़ से जब ये निकलती है तो इसका पानी एकदम मीठा और साफ होता है, लेकिन जैसे ही ये बाड़मेर के बालोतरा इलाके में पहुंचती है, असली खेल शुरू होता है। वहां की मिट्टी में इतना ज्यादा रेगिस्तानी नमक है कि वो सारा नमक इस नदी में घुल जाता है। बालोतरा के बाद लूणी का पानी पूरी तरह खारा हो जाता है और इसी खारेपन को समेटे हुए ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। लूणी का ये मीठे से खारा होना तो अपने आप में एक अनूठी घटना है, लेकिन एक और नदी है जिसके पास एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद ही किसी और के पास हो, और वो है माही नदी। माही पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि पूरे 2 बार काटती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इसे ग्लोबल लेवल पर बहुत खास बना देता है। तो माही का ये सफर आखिर दिखता कैसा है? मध्य प्रदेश की अमेरू पहाड़ियों से निकलकर ये दक्षिण की तरफ से राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में एंट्री लेती है। ये अंग्रेजी के उल्टे यू लेटर के आकार में बहती है, यानी दक्षिण से आती है और वापस घूमकर दक्षिण पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आदिवासी बहुल इलाकों की जीवन रेखा होने के कारण इसे आदिवासियों की गंगा या वागड़ की गंगा कहकर बहुत सम्मान दिया जाता है। तो अब तक हमने इन तीनों अलग अलग जल प्रणालियों को बारीकी से समझा, लेकिन इन सब का बॉस कौन है? वो मास्टर आर्किटेक्ट कौन है जो तय करता है कि कौन सा पानी कहाँ जाएगा? वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का झुंड नहीं है, ये वो महान विभाजक है, वो ग्रेट डिवाइड है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। जो पानी इसके पूर्व में गिरता है वो बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है, और जो पश्चिम में गिरता है वो या तो अरब सागर की ओर निकल जाता है या फिर रेगिस्तान की रेत में भटककर आंतरिक प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि 60% नदियां समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, या जब हम घग्गर जैसी नदी को आज मृत नदी के नाम से पुकारते हैं, तो क्या ये सिर्फ रटने वाले भौगोलिक तथ्य हैं, या फिर प्रकृति हमें जलवायु परिवर्तन की कोई बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रही है? इन मृत और आंतरिक नदियों का ये पूरा सिस्टम हमें ये सिखाता है कि भविष्य के लिए पानी को सहेजना कितना जरूरी है। शायद इन खोई हुई नदियों की कहानी को समझना ही हमारे आने वाले जल संकट का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।